मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम उपभोक्ता की बचत का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में उपभोक्ता की बचत की धारणा और उसके माप तथा आलोचनाओं के बारे में चर्चा की थी। विद्यार्थियों, उपभोक्ता की बचत की धारणा न केवल आर्थिक विश्लेषण का उपकरण है, बल्कि व्यावहारिक नीतियों के निर्माण में भी सहायक है। यह अवधारणा कल्याण अर्थशास्त्र में बहुत उपयोगी है। इस अवधारणा का प्रयोग अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों में किया जाता है, जैसे कि हम इस अवधारणा का प्रयोग उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कर सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा है, वह हमें उपभोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज तथा विनिमय मूल्य वैल्यू इन एक्सचेंज के अंतर को स्पष्ट करती है। आधुनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सी वस्तुएं जैसे नमक, बिजली, माचिस, टेलीफोन की सुविधा इत्यादि वस्तुओं और सेवाओं से हमें उपयोगिता अधिक मिलती है, जबकि हम उनको कम कीमत में खरीदते हैं। तो वस्तुओं का उपयोग मूल्य उसकी उपयोगिता को व्यक्त करता है और विनिमय मूल्य उसके लिए दी जाने वाली कीमत का सूचक होता है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का प्रयोग हम दो देशों के बीच आर्थिक कल्याण की तुलना के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अफ्रीका की तुलना में भारत में उपभोक्ता को अधिक बचत मिलती है, तो हम यह कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है। उपभोक्ता की बचत की धारणा का प्रयोग हम दो स्थानों अथवा एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न समयों में आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी देश में विकास के फलस्वरूप वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती प्राप्त होने लगती हैं, तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देश के आर्थिक स्थिति को भी हम उपभोक्ता की बचत से देख सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत की धारणा एकाधिकारी मूल्य निर्धारण में भी सहायक है, क्योंकि जो एकाधिकारी होता है, जो मोनोपोलिस्टिक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। वह मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखता है। यदि किसी वस्तु से प्राप्त उपभोक्ता की बचत अधिक है, यानी एकाधिकारी जिस वस्तु का मूल्य निर्धारित करना चाह रहा है उसमें उपभोक्ता की बचत अधिक है, तो वह उस वस्तु का मूल्य ऊंचा रख सकता है। परंतु अगर उपभोक्ता को उस वस्तु में कम बचत प्राप्त है, तो वह मूल्य वृद्धि कम कर सकेगा, अन्यथा क्रेताओं में असंतोष फैलने का भय रहता है। प्रायः एकाधिकारी मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को मापने में भी प्रयुक्त की जाती है। हम जानते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है, और वह ऐसी वस्तुओं को जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ अधिक है,
उनको निर्यात करके बदले में दूसरी वस्तुएं आयात करता है। और हम ये देखते हैं कि प्रायः आयातित वस्तुओं के लिए जो कीमतें देश देता है वह उन कीमतों से कम होती हैं जो कि वह दे सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आयातित वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ताओं को या उस देश के निवासियों को उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उपभोक्ता की बचत बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद होता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा उपभोक्ता की बचत का प्रयोग परियोजनाओं के चुनाव में भी काम में लाया जाता है। यानी जब विनियोग परियोजनाओं से लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है तो उसमें उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि किसी परियोजना का चुनाव करते समय उसके मौद्रिक तथा प्रत्यक्ष लागतों और लाभों के अलावा सामाजिक लागतों और लाभों को भी ध्यान में रखा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है जिससे उपभोक्ता वर्ग को अधिक बचत प्राप्त होती हो। तो इस दृष्टि से शीघ्र परिणाम देने वाले, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने वाले तथा भारत जैसे देश में श्रम गहन प्रोजेक्ट विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इनमें उपभोक्ता की बचत अधिक होती है। तो परियोजना चयन में ऐसे प्रोजेक्ट्स को वरीयता दी जाती है जिसमें उपभोक्ता की बचत अधिक बढ़ने की संभावना होती है। तो विद्यार्थियों, ये उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के प्रयोग हैं। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक वित्त में हम प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष कर की तुलना करने के लिए करारोपण लगाते समय और उद्योगों को अनुदान देते समय अनुदान के आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर के प्रभावों की तुलना करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि जब सरकार कर लगाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कर लगाने से पहले जो वस्तु की कीमत थी वह OS है और उपभोक्ता इस पर OM मात्रा खरीद रहा है, और इस OM मात्रा को खरीदने पर उपभोक्ता की जो बचत है P, S और D इन बिंदुओं के बीच में जो त्रिभुज है उसके बराबर मिल रही थी, लेकिन कर लगाने के पश्चात जो पूर्ति वक्र है वह ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उपभोक्ता की जो बचत है वह इस छोटे त्रिभुज के बराबर हो जाती है। और लेकिन जो सरकार को जो अप्रत्यक्ष कर जो सरकार ने लगाया है जिसके कारण कीमत बढ़ गई है, उससे सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है वह इस आयत के बराबर प्राप्त हो रही है, लेकिन जो उपभोक्ता की जो हानि है वह ज़्यादा है। और शुद्ध रूप से जो उपभोक्ता की जो हानि है वह RP डैश ट्राइंगल के बराबर हो रही है, जिसको हम डेड वेट लॉस भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर की तुलना में परोक्ष कर ज़्यादा
बुरा होगा, क्योंकि अगर सरकार इस जो आयत के बराबर है, इसके बराबर आय सरकार प्रत्यक्ष कर से वसूल करती है, तो ये जो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है छोटा वाला, इसमें जो आर पी पी डैश त्रिभुज, इसके बराबर ये डेड वेट लॉस प्रत्यक्ष कर में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कर लगाने पर उपभोक्ता अपनी जो आय है उसके जो व्यय को समायोजित ठीक प्रकार से कर लेता है। तो प्रत्यक्ष कर की तुलना में परोक्ष कर लगाने से उपभोक्ता की बचत की हानि ज़्यादा होती है। अब हम करारोपण लगाने पर उपभोक्ता की बचत पर पड़ने वाले प्रभावों को देख सकते हैं। करारोपण को लगाने को हम 3 स्थितियों में देख सकते हैं: बढ़ती लागत उद्योग, घटती लागत उद्योग और समान लागत उद्योग। विद्यार्थियों, कर लगाने से जो उत्पादन लागत है वह बढ़ जाती है और जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदता है। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पहले वह OM मात्रा खरीद रहा था MP कीमत पर, अब वह M' कीमत पर OM' मात्रा खरीद रहा है। अब इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता की जो बचत है उसकी जो हानि उसे हुई है वह RTP' है, और लेकिन सरकार को जो आय प्राप्त हो रही है वह जो है RLQP' के बराबर है। तो सरकार को जो आय है वह ज़्यादा प्राप्त हो रही है और वो जो उपभोक्ता की बचत है वह, उसमें जो हानि है वह कम है। तो जो बढ़ती लागत उद्योग है उसमें करारोपण उचित माना जाता है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत की क्षति सरकार को प्राप्त होने वाली आय की तुलना में कम होती है। अगर हम जो दूसरा उद्योग ऐसा जिसमें कि लागत घटती लागत नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, हम उसके अंतर्गत करारोपण का प्रभाव देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि करारोपण के प्रभाव के कारण उपभोक्ता की जो क्षति है वह ज़्यादा है, उपभोक्ता की बचत जो कम होती है वह ज़्यादा है और सरकार को मिलने वाली आय कम है। हमने देखा कि घटती लागत उद्योग में जो उपभोक्ता की क्षति है वह RTP' के बराबर है, लेकिन जो आय है सरकार को वह RT'-QP' के बराबर है। तो आय कम है, उपभोक्ता की क्षति ज़्यादा है घटती लागत उद्योग में। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लागत घटती नियम के अंतर्गत हो रहा है उसमें हमने ये जो पूर्ति वक्र दिखाए हैं S और S1 वह बाएं से नीचे दाहिनी ओर ढालू हैं। ये घटती लागत उद्योग के पूर्ति वक्र हैं। तो घटती लागत उद्योग में भी करारोपण नहीं किया जाना चाहिए, करारोपण उचित नहीं होता है। अब यदि जो ऐसा उद्योग जिसमें समान लागत के अंतर्गत या स्थिर लागत के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, उस उद्योग में यदि करारोपण किया जाता है तो भी उपभोक्ता की बचत में होने वाली हानि ज़्यादा है और सरकार को प्राप्त होने वाली आय कम है। तो सरकार को प्राप्त होने वाली आय कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में जो है वो S' QP' के बराबर है और जो उपभोक्ता को हानि है वह S' P और P' के बराबर है। तो यहाँ भी करारोपण नहीं किया जाना चाहिए। अब यदि हम सरकार उद्योगों को सब्सिडी भी प्रदान करती है तो यदि सब्सिडी के आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए
तो भी हम देख सकते हैं कि सब्सिडी के आर्थिक प्रभाव किस प्रकार होंगे, सरकार को कितना कर भार उठाना पड़ेगा और उपभोक्ता की बचत में वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि जहाँ कर लगाने से कीमत बढ़ जाती है, वहीं सब्सिडी देने से, अनुदान देने से कीमत घट जाती है। इसलिए जो पूर्ति वक्र है वह ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में यदि हम अनुदान का प्रभाव देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता की जो प्रारंभिक बचत है वह आर पी और डी के बराबर है, और अनुदान देने के पश्चात जब कीमत कम हो गई है तो जो उपभोक्ता की जो बचत है वह बढ़कर नई कीमत पर, घटी हुई कीमत पर उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। यानी नई कीमत पर उपभोक्ता की जो बचत है वह डी पी डैश और टी के बराबर हो गई है। यानी कहने का मतलब है कि उपभोक्ता की बचत बढ़ गई है, लेकिन जो सरकार को जो आय है, जो अनुदान दे रही है, जो सरकार के ऊपर वित्तीय लागत आ रही है, वह वित्तीय लागत टी डैश क्यू पी आयत के बराबर है। यानी इस आयत के, जो ये आयत दिख रहा है, इसके बराबर है, लेकिन उपभोक्ता की जो बचत में वृद्धि है वह ज़्यादा है। इसलिए घटती लागत उद्योग में सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना उचित होता है, क्योंकि घटती हुई लागत उद्योग में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, उत्पादन की कॉस्ट, जो लागत है, वह घट रही है। तो घटती हुई लागत उद्योग में सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। वहीं बढ़ती लागत उद्योग में, जिसमें उत्पादन बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत हो रहा है, उसमें जो उपभोक्ता की बचत है उसमें वृद्धि कम होगी और सरकार के ऊपर अनुदान का वित्तीय भार ज़्यादा आएगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बचत में जो वृद्धि है वह आर टी पी डैश पी के बराबर है, लेकिन जो सरकार पर जो वित्तीय भार आ रहा है वह टी पी डैश क्यू और टी डैश के बराबर है। यानी जो भार है वह टी पी डैश क्यू टी डैश के बराबर है, जो ज़्यादा है। इसलिए इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए। अब यदि हम स्थिर लागत उद्योग को देखें तो इसमें भी हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ता की जो बचत में वृद्धि है वह कम है और सरकार पर वित्तीय भार स्थिर लागत उद्योग में अनुदान देने पर ज़्यादा आता है। और इसमें भी हम देख सकते हैं बचत में वृद्धि एस डैश पी डैश के बराबर है, जबकि सरकार को जो वित्तीय भार पड़ रहा है वह एस डैश पी डैश और क्यू के बराबर है। तो विद्यार्थियों, इन चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार के द्वारा करारोपण बढ़ती हुई लागत उद्योग में किया जाना चाहिए और सरकार के द्वारा जो अनुदान है वह घटती लागत उद्योगों को दिया जाना चाहिए। यानी ऐसी वस्तुओं पर अनुदान दिया जाना चाहिए जिनका उत्पादन घटती लागत उद्योग में हो रहा है, और ऐसी वस्तुओं के उद्योगों पर करारोपण किया जाना चाहिए, कर लगाया जाना चाहिए जहां पर उत्पादन बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत हो रहा है। इस प्रकार हम सार्वजनिक वित्त में सरकार की नीति के प्रभावों का अध्ययन हम उपभोक्ता की बचत की धारणा से कर सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत की दृष्टि से प्रत्यक्ष कर परोक्ष कर से अच्छा होता है और बढ़ती हुई लागतों पर करारोपण उचित होता है और घटती हुई लागतों को अनुदान दिया
जाना चाहिए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। ये जो टॉपिक है उपभोक्ता की बचत का, यहाँ ये कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।